वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमने स्टार्ट से ये बात बार बार कह रहा है कि कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर का मतलब हाइट, स्किन कलर, हेयर कलर, ये क्या है? ये एक कैरेक्टर है। और फिर हर कैरेक्टर के पीछे उसके वेरिएंट होते हैं, एक या एक से ज़्यादा उसके वेरिएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट के दो वेरिएंट है, एक टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। उस वेरिएंट को हम ट्रेड्स कहते हैं। अब हर कैरेक्टर को कंट्रोल करना, उसके पीछे एक फैक्टर होता है, और इस फैक्टर को 1909 में जीन का नाम जोहानसन ने दिया है। जोहानसन ने उसको क्या दिया है? मेंडल ने उस फैक्टर, उसको जो कंट्रोल करने वाला था उसको फैक्टर कहा था। कि फॉर एग्जांपल उसने ये कहा था कि हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए उसके पीछे कोई चीज़ होता है, और उसने उस चीज़ का नाम दिया था फैक्टर्स। लेकिन जोहानसन ने 1909 में क्या कर दिया है कि वो जो कंट्रोल करने वाला चीज़ है वो जीन है। और वो जीन क्या है? वो न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और फिर वही डीएनए के ऊपर ये वाला जीन पड़े रहते हैं। अब हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के पीछे क्या होता है? जीन होते हैं। अब हम पढ़ना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। हम ये कहते हैं कि हर कैरेक्टर के पीछे एक जीन होता है और उसके दो एलील होते हैं, या दो से ज़्यादा एलील होते हैं। अगर दो से ज़्यादा एलील भी है फिर भी वो एट अ टाइम दो ही वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम टाल की बात कर लें, टाल की, फॉर एग्जांपल टाल है और एक ड्वार्फ है, तो ये हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये कैपिटल। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह होता है कि पहले ज़माने में हम ये करते थे कि जो डोमिनेंट होगा उसको हम कैपिटल से डिनोट कर लेते हैं, और जो ड्वार्फ होगा वो होगा छोटा होगा या रिसेसिव होगा, इसको हम क्या कर लेते हैं? स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो गया। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहते हैं कि इन दो में से एक ऐसा होगा जो किसी और पे डोमिनेंट होगा। अगर इनमें से किसी ने F1 जनरेशन में अपने आप को शो कर दिया, मतलब उसके जो फर्स्ट बच्चे पैदा हो रहे, अगर उसमें उसने अपने आप को शो कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये डोमिनेंट है। अगर उसने F1 जनरेशन में अपने आप को शो नहीं किया है तो इसको हम क्या कहते हैं? कि ये रिसेसिव है। इट मीन कि ये कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल टी। ये क्या है? ये डोमिनेंट है इस स्मॉल टी पे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि हर कैरेक्टर के पीछे दो एलील होगा, और उस दो एलील में से एक डोमिनेंट होगा दूसरे एलील पे। तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। अब सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या मतलब? ये एग्जांपल हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल टाल के लिए हम टी लेते हैं और ड्वार्फ के लिए हम क्या लेते हैं? स्मॉल टी। अब क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहते हैं कि एन से जब भी गिमीट बन जाएंगे, जब भी गिमीटोजेनेसिस हो रही है, तो ये वाले गिमीट जो जीन होगा, ये एलील होगा, ये सेग्रीगेट होगा, सेपरेट होगा। क्या होगा? सेपरेट होगा। और उनमें से एक एलील क्या हो जाएगा? नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएगा। एक एलील यहाँ से और एक एलील यहाँ से। एक पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ये है कि ये कहते हैं कि जब ये एलील दोनों दोबारा इकट्ठा होंगे, तो यहाँ से एक एलील और यहाँ से एक एलील इकट्ठा होकर के हेटेरोजाइगस स्टेट को क्या करेगा? डेवलप करेगा। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि जब भी गिमीट बन जाएंगे, गिमीट बनने के लिए ये वाली चीज़ क्या करेगी? आपस में सेपरेट कर लेंगे, और उनमें से एक गिमीट जो होगा, वो एक एलील जो होगा, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अब ये F1 जनरेशन है, ये क्या है? F1। अब F1 जनरेशन तो ये है। अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि ये चला क्या, अब इसमें तो ये कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी, लेकिन हमने तो रिसेसिव को भी इनके साथ क्रॉस किया है, अब ये वाले कहाँ चले गए? तो इसको मालूम करने के लिए मेंडल ने F1 के साथ F1 को मल्टीप्लाई किया था, तो F2 आया था। और इसका रिजल्ट इस तरह था कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इनसे उसने क्या कर दिया? गिमीट को अलग कर दिया, तो एक के लिए ये हो गया और एक ये हो गया। तो फिर एन से उसने क्या कर दिया? आपस में क्रॉस कर दिया। ये एन के साथ कर ले तो टी टी, ये एन के साथ कर ले तो टी टी, ये एन के साथ कर ले तो टी टी, और ये एन के साथ कर ले स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देख ले, वो वाला जनरेशन जो पहले जनरेशन में नहीं आया था वो यहाँ पे आ गया। तो इसको हम रिसेसिव कहते हैं कि जो F1 में अपने आप को शो ना करे बल्कि F2 में क्या करे? अपने आप को शो कर ले। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिसेसिव। अब इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? इस डायग्राम को हम पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड कहते हैं। इसको हम चेकर बोर्ड कहते हैं या पनेट स्क्वायर कहते हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं। अब अगर इसमें देखें तो इसमें एक सिचुएशन ये है, कैपिटल टी ये 1 है,
और कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 है और ये स्मॉल टी ये 1 है। अगर ये तीनों को देखें, ये तीनों टाल टाल है और ये जो है ये ड्वार्फ। अब हम फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो को बता रहे हैं। अब फिनोटाइप क्या कहते हैं, उसके जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, फिजिकली वो टाल है या ड्वार्फ है। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें 3 जो है वो टाल है, मतलब इसका फिनोटाइपिक रेशो क्या है, 3 है। अब जीनोटाइपिक रेशो क्या कहते हैं कि हर फिनोटाइप के पीछे जीन होता है। हर फिनोटाइप के पीछे क्या होता है, जीन होता है, मतलब इनके पीछे जीन होता है, जीनोटाइप उसका होता है। अगर इसका जीनोटाइपिक रेशो देखिए तो एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और एक होमोजाइगस रिसेसिव है, मतलब 1:2:1 ये उसका जीनोटाइपिक रेशो है और 3:1 इसका फिनोटाइपिक रेशो है कि मतलब 3 जो है वो टाल है और एक जो है वो ड्वार्फ है। और ये क्या कह रहे हैं कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइप्स की हर फिनोटाइप के हर कैरेक्टर के पीछे उसके डीएनए में एक जीन मौजूद होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइपिक रेशो कहते हैं। और इस